नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन ने। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन किन नदियों के संगम पर की गई थी। तो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर की गई थी। ठीक है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। क्लियर है ना? और फिर उदयन ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र में ही स्थापित कर ली थी। तो गाइस, यहीं से आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन ने। ध्यान रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदयन किसका उत्तराधिकारी था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। क्लियर है? उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था और उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मौर्य वंश का सम्राट बना था। और गाइस, उदयन हर्यक वंश का शासक था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि उदयन किस वंश का शासक था। तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का। और अब लास्ट पॉइंट, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब, कहाँ और किसके शासनकाल के दौरान और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान मोगलिपित्तु तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान मोगलिपित्तु तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो गाइज, अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन्हें ज़रूर नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो गाइज देखिए, अशोक के शिलालेख प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी और अरामाइक, इन चारों भाषाओं में ही प्राप्त हुए हैं। तो ये चारों ही वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और अगर कभी भी इन चारों नाम के अलावा आपको कोई दूसरा जैसे संस्कृत या पाली ऑप्शन में दिखे तो वो गलत होगा। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो प्राकृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरामाइक, ये चारों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर का। प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। देखिए गाइस, राजतरंगिणी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसलिए इनके रचनाकार का नाम भी याद रखिएगा। राजतरंगिणी के रचयिता हैं कल्हड़ और इनकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हड़। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का
वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार उसे भी देख लीजिए। सबसे पहले बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश का संस्थापक था और इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। गाइज, अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। क्वेश्चन है कि किस शासक को सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने पूरा मौर्य साम्राज्य बहुत डिटेल में कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मोस्टली मौर्य शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। इसलिए इन्हीं के बारे में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। और देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताए और श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास रख के अपना शरीर त्याग दिया था। और गाइस, उपवास रखकर शरीर त्यागने की क्रिया को जैन धर्म में संलेखन विधि कहा जाता है। ओके, तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।